हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। बच्चों, आज मैं क्लास 8 ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो बच्चों, अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट मुझे देते रहे। तो बच्चों, आपका एजुकेटर चंदन सर आज के इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए हम लोग देखते हैं आज के इस क्लास में कौन सा टॉपिक पहला है। तो आज के क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज। तो बच्चों, आपको पता होगा कि लैंड एक बेसिक रिसोर्स है क्योंकि लैंड के ऊपर हम लोग रहते हैं। लैंड जो है वो सपोर्ट करता है फॉरेस्ट को और पॉस्चर्स को। लैंड हमारे अर्थ सरफेस पे 29% है और 71% वाटर है। और जो ह्यूमन बींग्स है और दूसरे लाइफ फॉर्म्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है अर्थ सरफेस पे वो लैंड के ऊपर ही टिका हुआ है। बच्चों, आप देखोगे कि जो भी लैंड है उसको हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जो कि ओन और यूज किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा। तो जैसे आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स का जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर आपके पेरेंट्स का जिस लैंड के ऊपर घर है, ये सभी प्राइवेट लैंड में आएंगे। उसी तरीके से एक और लैंड होता है कम्युनिटी लैंड। तो कम्युनिटी लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जो ओन और यूज किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के द्वारा। तो बच्चों, आप देखोगे कम्युनिटी लैंड के ऊपर पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स का अधिकार होता है। कम्युनिटी लैंड के ऊपर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह का अधिकार नहीं होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है। तो बच्चों, आप देखोगे कि गांव में या शहरों में बहुत सारे सार्वजनिक स्थल होते हैं और सार्वजनिक स्थल में सार्वजनिक कार्यक्रम को किया जाता है और यही जो आपका सार्वजनिक स्थल है इसी को कम्युनिटी लैंड कहा जाता है। कम्युनिटी लैंड में आपका टेम्पल आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, फिर बहुत सारे लैंड एरिया आ जाएंगे जिनके ऊपर सामाजिक कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो टॉपिक है वो है लैंड यूज इन इंडिया। तो बच्चों, आप देखोगे कि इंडिया में 50% लैंड अरेबल लैंड है। अरेबल लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फिट हो। 20% जो लैंड है वो फॉरेस्टेड लैंड है और 4% पॉस्चर लैंड है। फॉरेस्टेड लैंड जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। हमारे देश में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो बच्चों, आप देखोगे कि हमारे देश में करीब 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी 20% एरिया ही फॉरेस्ट से कवर है। तो इस तरीके से हमें और ज़्यादा लैंड को फॉरेस्ट के कवर में लाना है ताकि हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रह सके और हमारे देश में जो लोग हैं वो अच्छा जीवन को जी सके। जो 4% लैंड बच्चों पॉस्चर लैंड है। पॉस्चर लैंड का इस्तेमाल जो है वो फूडर के लिए किया जाता है और पॉस्चर लैंड हेल्प करता है हमारे देश में कैटल रियरिंग को। और जो रेस्ट लैंड बच गया है बच्चों, ये सभी लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है और इन सभी लैंड के ऊपर जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना,
या फिर दूसरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का होना। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है सॉइल रिसोर्स। सॉइल अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट का। सॉइल रॉक पार्टिकल से मेनली बना होता है और सॉइल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीज और प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए अर्थ सरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल को फॉर्म करने में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म, टाइम। तो पेरेंट मटेरियल जो है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल का टेक्सचर और कंपोजिशन क्या होगा। सॉइल का जो कलर है वो पेरेंट मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरा है बच्चों क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड। तो बच्चों आप देखोगे कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो फास्ट भी होता है और इजी भी होता है, लेकिन जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और जो सॉइल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन पाए जाते हैं हिली एरिया में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। आप देखोगे कि जो ह्यूमस है जो सॉइल में पाए जाते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ये सभी जो है वो डेड बॉडीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स के जो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं और ह्यूमस का फॉर्मेशन किए हैं। तो बच्चों आप देखोगे कि जहाँ पे जितने ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन और आपका वाइल्ड लाइफ मौजूद है वहाँ पे उतने ही तेज़ गति से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है टाइम। सॉइल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और जितना ज़्यादा टाइम सॉइल फॉर्मेशन को मिलता है उतना ही ज़्यादा थिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म, टाइम एक्सेट्रा। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ और टॉपिक को देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हम लोग डिफाइन करते हैं द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल फ्रॉम बेड रॉक टू टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो बच्चों आप देखोगे सॉइल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और यही लेयर्ड स्ट्रक्चर को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो सॉइल में आप देखोगे कि बॉटम में बेड रॉक होता है, बेड रॉक के ऊपर वेदर रॉक होते हैं, वेदर रॉक के ऊपर सब सॉइल होता है और सब सॉइल के ऊपर टॉप सॉइल होता है और टॉप सॉइल में ही एक थिन लेयर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस डिकम्पोजिशन से बनता है डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के। तो बच्चों आप देखोगे कि जो आपका सॉइल है उसके फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और साथ में सॉइल में बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं और इन्हीं लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल एजेंट सच एज विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है ड्यू टू द नेचुरल एजेंट सच एज विंड एंड फ्लोइंग वाटर। सॉइल इरोजन के टू टाइप्स होते हैं मेनली, एक होता है शीट इरोजन और एक होता है गली इरोजन। अभी शीट इरोजन और गली इरोजन में क्या अंतर है? तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि शीट इरोजन में आपका जो भी इरोजनल एक्टिविटीज होगा वो हॉरिजॉन्टल मैनर में होगा। हॉरिजॉन्टल मैनर का मतलब ये है कि एक थिन शीट जो है वो सॉइल का रिमूव हो जाएगा शीट इरोजन में। और जो दूसरा इरोजन है वो है गली इरोजन। गली इरोजन में जो इरोजन होता है वो मेनली वर्टिकल होता है। वर्टिकल इरोजन का मतलब ये है कि जो इरोजन एक्टिविटीज होगा वो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में होगा। गली इरोजन
मेनली क्रिएट करता है गली लाइक स्ट्रक्चर ओवर दी लैंड, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गली इरोजन। तो टू टाइप्स ऑफ इरोजन आर शीट इरोजन एंड गली इरोजन। शीट इरोजन रिजल्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल soil erosion and the gully erosion results in the vertical soil erosion. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल। तो सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है अर्थ सरफेस के ऊपर, और सॉइल बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सॉइल का जो इरोजन है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है हमारे देश में। हमें सॉइल को कंजर्व करना है ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थ सरफेस पे लगातार होते रहे, जिससे जो सर्वाइवल है अर्थ सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इजी बना रहे। तो बच्चों आइए अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल। तो पहला मेथड है एफोरेस्टेशन। व्हेन वी ग्रो large and large number of tree over the earth's surface, it is called the afforestation, and afforestation is the important method to conserve the soil. Next is terrace farming. terrace farming में क्या होता है कि हिली एरियाज में मेनली टेरेस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं, और टेरेस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करके फार्मिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग की वजह से जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो रिड्यूस होता है और सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तो बच्चों आप देखोगे कि सपोज कीजिए कि एक हिली एरिया है और हिली एरिया के ऊपर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं मट्टी को काट काट के, और उसके बाद इन्हीं टेरेस लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं, और इसे ही हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो टेरेस फार्मिंग मेनली हिली एरियाज में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। तो शेल्टर बेल्ट में होता क्या है कि एग्रीकल्चर बेल्ट जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के चारों तरफ जो है वो ट्रीज ग्रो कर दिए जाते हैं, और ट्रीज के कारण जो विंड है वो टकराता है ट्रीज से, और ट्रीज से जब विंड टकराता है तो विंड का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो भी रिड्यूस होता है। तो शेल्टर बेल्ट में एग्रीकल्चर लैंड के चारों तरफ ट्रीज को ग्रो किए जाते हैं, और ट्रीज की मदद से जो ब्लोइंग विंड है उसके स्पीड को कम किए जाते हैं, जिससे सॉइल का जो इरोजन है वो कम होता है और सॉइल के कंजर्वेशन में मदद मिलता है। नेक्स्ट है आपका रॉक डैम। तो रॉक डैम का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस उसे रिड्यूस किया जा सके। तो बच्चों आप देखोगे कि मान लीजिए कि ये आपका जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है, और जब वाटर फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन होगा। अब इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जगह जगह पे डैम क्रिएट किए जाएंगे। अब जब डैम क्रिएट किए जाएंगे तो डैम के कारण जो भी फ्लोइंग वाटर का स्पीड है अर्थ सरफेस पे वो रिड्यूस होगा, और इससे सॉइल कंजर्वेशन को करने में मदद मिलेगा। तो हमें सॉइल को कंजर्व करना है क्योंकि सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और सॉइल यदि हेल्दी रहेगा तभी जा कर के सर्वाइवल सुनिश्चित हो पाएगा वेरियस लाइफ फॉर्म्स का ऑन द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है वाटर रिसोर्स। तो वाटर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रिसोर्स है अर्थ सरफेस का, और जो वेरियस लाइफ फॉर्म्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों आप देखोगे ध्यान से कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो 97% वाटर है वो सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। सलाइन वाटर मेनली ओशन और सी में पाए जाते हैं। 3% वाटर ही केवल फ्रेश वाटर है जिसे हम लोग यूज करते हैं अपने वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अभी ये जो 3% फ्रेश वाटर है
उसमें से लेस देन 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, ताकि हम इस्तेमाल कर सके आसानी से अपने बहुत सारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि हमारे देश में और विश्व में फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इसी सीमित मात्रा में जो फ्रेश वाटर उपलब्ध है, इसी से हमें बहुत सारे अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों है वो है वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर स्कैर्सिटी आइए हम लोग देखते हैं। वाटर स्कैर्सिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर रिजल्टेड इन वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी उस कंडीशन को कहते हैं जब डिमांड वाटर का ज़्यादा है और सप्लाई वाटर का कम है। तो बच्चों एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि प्रेजेंट में जो ह्यूमन बींग्स है वो 45 टाइम्स मोर वाटर यूज करते हैं जितना वाटर वो पहले यूज करते थे। अभी वाटर का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी के कारण जो है वाटर स्कैर्सिटी जो है वो अर्थ सरफेस पे देखने को मिल रहा है। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर टू सर्व वेरियस पर्पज इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे रिवर्स के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और इन डैम से बहुत सारे जो आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो पूरा होते हैं, और इसीलिए जो डैम्स होते हैं उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो डैम है उसका इस्तेमाल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, डैम का इस्तेमाल होता है इरिगेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डैम का इस्तेमाल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द फ्रेश वाटर एंड यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ड्राई सीजन। तो आप देख सकते हो कि एक डैम से बहुत सारे यूजेस जो है वो हमारे पूरा होते हैं, और इस वजह से जो डैम्स हैं उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलज रिवर के ऊपर है। दूसरा है आपका हीराकुद डैम जो कि आपका महानदी के ऊपर है। फिर तीसरा है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो ये सभी डैम जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीजंस फॉर द वाटर स्कैर्सिटी। तो अभी हम लोग देखिए बच्चों कि जब वाटर का डिमांड वाटर के सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। वाटर स्कैर्सिटी के कारण क्या है? तो सबसे पहले आप देखोगे कि वाटर का जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है हाल के वर्षों में। अब वाटर का डिमांड बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ा है? तो उसके रीजंस हैं रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इन सभी के कारण जो आपका डिमांड है वो वाटर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ये वाटर स्कैर्सिटी का कारण बना है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ वेरियस वाटर बॉडीज। तो आपको बच्चों पता होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो वाटर बॉडीज़ को लगातार पोल्यूट कर रहे हैं, और वाटर बॉडीज़ जब पोल्यूट होते हैं तो फ्रेश वाटर जो है उनका कमी होता है, और इस वजह से भी जो है वो वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ ग्रोइंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। तो आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर का लगातार जो है वो ओवर यूज किया जा रहा है बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ज़्यादा जब हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे जो है और नीचे जा रहा है, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी और सरफेस पे लगातार हो रही है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर वाटर।
तो देखा गया बच्चों कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर वाटर को स्टोर करने का उचित प्रबंध उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाता है ओशन और सी बॉडीज में, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों वाटर कंजर्वेशन। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रहा है और वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेश वाटर बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है और लगातार जो वाटर है उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही विकल्प है और वो है आपका वाटर कंजर्वेशन। तो जब हम वाटर को प्रॉपर मैनर में यूज करते हैं ताकि वाटर रिसोर्सेस का डिप्लीशन ना हो और सरफेस से, तो इसे ही हम लोग वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीकों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला तरीका है रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी के बर्बादी को कम से कम करना चाहिए और रीयूज करना चाहिए वाटर को, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर कंजर्वेशन में। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। तो हमें वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि जो रेन वाटर है उसे स्टोर किया जा सके और जो हमारा वाटर है उसे कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स टू इरिगेट फील्ड्स। तो एग्रीकल्चर लैंड को जब भी हम इरिगेट करते हैं तो हमें स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो आपका वेस्टेज ऑफ वाटर है वो कम हो सके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। तो बच्चों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों इस तरीके के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट मुझे देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।